नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है और ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने बिहार जीता है, ऐतिहासिक जीत हासिल की है और एनडीए 200 पार कर गई है और उसके बाद ये कहानी यूपी पर आ गई है। मगर इसी दौरान योगी आदित्यनाथ की सरकार जो लंबे समय से लखनऊ बनाम दिल्ली की तलवार पर टिकी हुई है, यानी कि लखनऊ वो फैसले करता है जो दिल्ली की विचारधारा के उल्टी दिशा में होते, ये परसेप्शन है उत्तर प्रदेश में। अब एक और फैसला हो गया है और इस फैसले ने देखिए क्या लिखा है, लखनऊ बनाम दिल्ली, योगी ने फिर जंग छेड़ दी। इस टाइम पर जंग छेड़ दी है, एक सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। जिस टाइम पर बीजेपी बहुत ताकतवर होकर के उभरी है, तो यह फैसला क्यों किया गया है, सवाल उठ रहा है। और इस फैसले की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और यह फैसला क्या है ऐसा जिसमें कि दिल्ली को सीधा टेक ऑन कर लिया योगी ने। और क्या योगी ने ऐसा पहली बार किया है? क्या लंबे समय से, जब से योगी बने हैं सीएम, वो इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं? और क्या उन्होंने ये मान लिया है कि यही उनके सर्वाइवल का रास्ता है? वो दिल्ली को आंख दिखाते रहेंगे तो दिल्ली की आंखें झुकी रहेंगी। कहानी क्या है, शुरू करते हैं। देखिए, यहां से आगे बढ़ते हैं। आपको एक चिट्ठी दिखाई पड़ेगी। ये चिट्ठी है 14 नवंबर की चिट्ठी है। अब बड़ी बात, 14 नवंबर की चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि मनोज कुमार सिंह का नाम है, पूर्व मुख्य सचिव हैं। इनको स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 साल के लिए ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहेंगे। मनोज कुमार सिंह, नाम पे ध्यान दीजिएगा, पूर्व चीफ सेक्रेटरी, योगी सरकार के बेहद, मतलब योगी आदित्यनाथ की बेहद ही करीबी माने जाते हैं। 14 नवंबर को ये चिट्ठी जारी हो जाती है। मनोज कुमार सिंह को 3 साल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पद दे दिया जाता है। ये वही मनोज कुमार सिंह हैं जिनका एक्सटेंशन नहीं हो पाया था। योगी आदित्यनाथ ने चिट्ठी लिखी केंद्र को, बताते हैं कि शायद पीएम से बात भी की थी, चिट्ठी तो लिखी थी सिफारिश के लिए, लेकिन केंद्र ने एक्सटेंशन नहीं किया था। क्यों किया था मैं आपको ये भी बताऊंगा, क्यों नहीं किया था एक्सटेंशन बताऊंगा, लेकिन आप मुद्दा समझिए। 14 नवंबर को नतीजे आ रहे हैं और बिहार में लैंडस्लाइड जीत हो रही है एनडीए की। बीजेपी एकदम टॉप पर है और उस समय 14 तारीख को यह चिट्ठी जारी हो जाती है जो सीधे तौर पर इसका अभिप्राय यह जाता है कि हम दिल्ली की नहीं सुनते, हम अपने वाली करते हैं, यानी कि दिल्ली बनाम योगी। ये चिट्ठी जारी क्यों हुई है और मैं आपको बताऊंगा कि इससे ये परसेप्शन क्यों आ रहा है। एक कहानी मैंने आपको बता दी कि मनोज कुमार सिंह वो अधिकारी हैं जिनका दिल्ली ने एक्सटेंशन नहीं होने दिया था। उनको इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्राइज पद से नवाज दिया है योगी आदित्यनाथ ने। उस दिन नवाजा है जिस दिन बिहार में बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई। तो कहानी क्या है? क्या योगी आदित्यनाथ को लगता है कि अपने आप को ऐसे ही हम एसर्ट करते रहेंगे तो तमाम आरोपों के बावजूद, जातिवाद के आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप, बेलगाम नौकरशाही, कार्यकर्ताओं का हाहाकार, बीजेपी से लेकर संघ परिवार में तकरार ही तकरार, आंतरिक असंतोष का चरम, इन सबसे बचे रहेंगे अगर हम एसर्ट करेंगे, अगर हम दिल्ली को आंख दिखाते रहेंगे? क्या यही योगी आदित्यनाथ को लगता है सर्वाइवल की शैली, इसलिए चिट्ठी निकाल दी है क्या? 14 नवंबर को चिट्ठी निकली। अब आगे कहानी देखिए। मैंने आपसे कहा था कि मनोज कुमार सिंह, क्यों मैं कह रहा हूं कि मनोज कुमार सिंह को लेकर के दिल्ली और लखनऊ के बीच में एक तनातनी की स्थिति है? क्योंकि मनोज कुमार सिंह का एक्सटेंशन नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था? हमने एक नहीं, हमने कई स्टोरियां की हैं। टॉप सीक्रेट पे हमने सामने रखा है कि मनोज कुमार सिंह पर किस तरह के गंभीर आरोप रहे हैं, गंभीर आरोप। सरकार को, योगी आदित्यनाथ को चाहिए था कि इन आरोपों की जांच कराते और इस पर एक्शन लेते, लेकिन बजाय एक्शन लेने के उन मनोज कुमार सिंह को जब रिटायरमेंट का टाइम आया तो एक्सटेंशन के लिए चिट्ठी लिखी और जब एक्सटेंशन नहीं हो पाया तो दूसरा रास्ता निकाल करके राज्य एक योजना आयोग, जैसे दिल्ली में नीति आयोग है, उसकी तर्ज पर स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन बना करके उसमें 3 साल के लिए सीईओ बना दिया। अब देखिए ये कहानी, शासन ने कहा वसूलो, चीफ सेक्रेटरी ने कहा माफ करो, सैकड़ों करोड़ माफ हो गए। ये कहानी, ये स्टोरी हमने ब्रेक की थी टॉप सीक्रेट पर। ये कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि 170 करोड़ रुपए मनोज कुमार सिंह ने, जब वो चीफ सेक्रेटरी थे और साथ में आईडीसी भी थे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर, उनके पास कई पोस्ट रही है, वो चीफ सेक्रेटरी भी थे, वो आईडीसी भी थे, वो पिकअप के भी मुखिया थे, वो उपसा के भी मुखिया थे, यूपीडा के भी मुखिया थे, मतलब सरकार ही उनके हाथ में थी, ऐसा कहा जाता था। तो अब उन्होंने 170 करोड़ रुपए माफ कर दिए एक मारुति एजुकेशनल ट्रस्ट को। शासन ने कहा वसूलो ये पैसा,
ये पैसा सरकार के खाते में आना चाहिए। न्याय विभाग ने यूपी के कहा कि वसूलो ये पैसा, ये हमारा बकाया है, हमको मिलना चाहिए। लेकिन मनोज कुमार सिंह ने न सिर्फ मारुति एजुकेशन ट्रस्ट का पैसा अपने सिग्नेचर से माफ किया, बल्कि 13 और आवंटियों को राहत दी, और ये राहत सैकड़ों करोड़ में गई। पहली कहानी। दूसरी कहानी, तो ये वजह थी, सबने मना किया, नहीं माने चीफ सेक्रेटरी। किस आधार पे माफ किया? ये 170 करोड़ रुपए और सब जोड़ करके 13 आवंटियों के सैकड़ों करोड़ जो सरकार के खाते में आ जाते, क्यों माफ किया? वजह क्या दी? बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने वजह यह दी कि जिस जांच कमेटी ने जांच करके कहा है कि ये करोड़ों सैकड़ों करोड़ वसूल हो, उसको नियमों की जानकारी नहीं है, ये निवेश का माहौल खराब कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और तो और यहां तक लिखा कि ये फैसला, ये जो वसूलने का फैसला है, लेने से पहले उस समय साल 2009 जब का ये मामला है, उस समय के जो चेयरमैन थे अथॉरिटी के, उनकी राय नहीं जानी आपने। मतलब ये जो फाइल थी, जो 170 करोड़ वसूलने की बात है, मैं आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने के बाद योगी सरकार ने इस फाइल को ओपन किया था और कहा था कि आपने औने पौने दाम पर जमीन दे दी है मारुति एजुकेशन ट्रस्ट को, उससे पैसा लीजिए। आप 170 करोड़ रुपए उसके हिस्से में आते हैं, उसको लीजिए। योगी सरकार ने ये फाइल चलाई थी और उस फाइल को उनके योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी अधिकारी माने जाते मनोज कुमार सिंह, उन्होंने माफ कर दिया और ये कहा कि 2009 में जब ये हुआ था, ये जब इस जमीन के बारे में आदेश दिया गया था, उस समय जो अथॉरिटी के चीफ जो चेयरमैन थे, उनसे राय लीजिए तो आपको जानकारी मिलेगी कि उन्होंने ये इतने सस्ते में क्यों दी थी और आप लोग निवेश का माहौल खराब कर दिए हैं, माफ कर दिया। लेकिन ये इकलौती माफी नहीं थी। अब देखिए अगली कहानी। फ्लैट वालों को 1 रुपया नहीं और डिफॉल्टर बिल्डर के 2700 करोड़ रुपए, इतने सारे गंभीर आरोप थे और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने उनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन पे नवाज दिया है। यही मैं कह रहा हूं, ये लखनऊ बनाम दिल्ली का क्लाइमेक्स है एक तरह से। अब यहां पर क्या था, इस वाले मामले में नोएडा वेब सिटी का मामला था, बिल्डर डिफॉल्टर हो चुका और 2717 करोड़ का मांग पत्र नोएडा अथॉरिटी पैसा मांग रही है, जमीन कैंसिल कर दी, लीज कैंसिल कर दी गई है, 7 बार डिमांड नोटिस भेजी गई है, पैसा नहीं मिला है, लीज कैंसिल। मनोज कुमार सिंह आते हैं और एकाएक कहते हैं कि चलिए हम सुनवाई करेंगे, और सुनवाई करके कहते हैं कि लीज रिस्टोर, जमीन वापस कीजिए, बिल्डर को दे दीजिए जमीन वापस, और ये 2717 करोड़ रुपया जो मांग रहे हैं इसको भी संशोधित करेंगे, इस मांग पत्र को भी संशोधित करेंगे, यानी फिर से हम निर्धारित करेंगे कितना पैसा वसूलना है। तो एक बहुत बड़ा फायदा मिल जाता है डिफॉल्टर बिल्डर को। मैंने सवाल उठाया था कि फ्लैट वालों का तो 1 रुपए माफ नहीं करते हैं आप। ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थी, ये तो भटक रहे हैं, इनकी नौकरी के लिए आपके पास संसाधन नहीं है, आप उसे नहीं कर पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप वकील नहीं खड़ा कर रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं, और वहीं पर आप एक डिफॉल्टर बिल्डर को 2700 करोड़ रुपए की राहत दे रहे हैं। राहत की बात कर रहा हूं, ये संशोधित की है मांग पत्र को, उसकी बात है ये। अब देखिए अगला, ये तो भूचाल है मनोज कुमार सिंह के बारे में। प्रधानमंत्री के विभाग से आई ये चिट्ठी यूपी में भूचाल ला देगी। हमने स्टोरी की कि बाकायदा एक चिट्ठी आती है डीओपीटी से, यानी कि केंद्र से, और वो चिट्ठी 10,000 करोड़ के मामले की जांच के लिए आती है, मनोज कुमार सिंह के खिलाफ जांच के लिए आती है, सीवीसी में जाती है, वहां से डीओपीटी को भेजी जाती है, डीओपीटी उसे भेजता है योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव को कि इसकी जांच हो जाए। और कहानी क्या होती है, ये जो 10,000 करोड़ रुपए कैसे जाते हैं, इसका भी एक पूरा एक दस्तावेज है, चिट्ठा है कि अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट है, उसका सेक्शन 41(3) है, उसके तहत ये पैसे माफ कर दिए जाते हैं। और आप सोचिए, आप हैरान रह जाएंगे कि ना मनोज कुमार सिंह पर आरोप है कि ना वो वित्त मंत्रालय से सहमत लेते हैं, वित्त की सहमत लेते हैं, ना ही अपने मिनिस्टर से पूछते हैं। आपको याद होगा नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी में सवाल उठाया था इन मनोज कुमार सिंह के बारे में कि ये तो पूछते ही नहीं है, ये तो अपने आप मनमाने तरीके से नियमों को, नियम कानून को दरकिनार करके काम कर रहे हैं। और उन्हीं मनोज कुमार सिंह को योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ी पोजीशन से नवाज दिया है। सब चीजों को आप आपस में करेक्ट करते जाइए। आगे देखते हैं, चीफ सेक्रेटरी एक्सप्रेसवे और 469 करोड़, एक और कहानी देखिए। ये सब कहानी हमने की है, हमने ब्रेक की है और बाकायदा इन पर बड़ा हंगामा हुआ है। ये
जहां जिन कानों तक पहुंचना चाहिए उन कानों तक पहुंची भी है और योगी आदित्यनाथ के कानों तक भी पहुंची। पता नहीं वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, उल्टा ये पद से जो नवाज दिया है ये वही बता पाएंगे कहानी क्या है। अब ये एक इंटीग्रेटेड शेड्यूल ऑफ रेट ISOR स्कीम आती है, जिसके तहत ये होता है कि एक रेट का इस्तेमाल होगा। और ये पुराने जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं दुर्गा शंकर मिश्रा, उनके समय से ये फाइल चलती है। तो इसका मकसद होता है कि हम ठेकों की लागत को कम करेंगे। मतलब अलग अलग निर्माण एजेंसियां अलग अलग रेट लगाती हैं, अलग अलग सामग्रियों का सबका एक रेट होगा। मनोज कुमार सिंह इसको भी खत्म कर देते हैं और इससे क्या होता है, फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे की कीमत 469 करोड़ रुपए बढ़ जाती है। एक फैसले से 469 करोड़ रुपए की कीमत बढ़ जाती है। ये मनोज कुमार सिंह, यहां पर देखिए, यहां पर फिर से एक बड़ी कहानी सामने आती है। आगे बढ़ते हैं। जापान में वो कौन था, एक और हमने खुलासा किया है। पर्सनल स्टाफ रखने का आरोप लगा है कि चीफ सेक्रेटरी रहते हुए आपके पर्सनल स्टाफ कैसे काम कर सकते हैं आपके साथ में, और DASP से उनका क्या ताल्लुक है। और जापान में डेलीगेशन जाता है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की अगुवाई में, वहां पर ये वेंकटेश साहब क्या कर रहे होते हैं, ये सवाल उठता है। बतौर पर्सनल स्टाफ हमने इनको मैसेज किया, हमने इनसे पूछा कि आप कैसे गए थे, आप किस उससे गए थे वहां पर, आप तो सरकार में किसी पद पर नहीं हैं। तो इन्होंने बताया, बाकायदा इन्होंने जिक्र किया, चीफ सेक्रेटरी का जिक्र किया इन्होंने, और उन्होंने कहा कि मैं तो बिना तनख्वाह लिए काम करता हूं। बिना तनख्वाह लिए यूपी सरकार के लिए काम करने वाले ऐसे त्याग से भरे कितने होंगे उत्तर प्रदेश या पूरे देश में, ऐसे कितने लोग होंगे जो इतना त्याग करें, और क्यों करेंगे। और अगर ये एक्सेस है कि बिना तनख्वाह लिए ही आपको इतने महत्वपूर्ण महकमे पर काम करने का मौका मिल रहा है, तो इस एक्सेस के लिए तो उत्तर प्रदेश में लाइन लगी है, लोग परेशान हैं, उनको मौका दिया जाए। अब आगे कहानी देखिए। केशव का अधिकार छीना, योगी राज में बड़ी खबर, ये भी हमने ब्रेक किया था। इसमें कहानी क्या है कि एक रिकवरी नोटिस भेजी जाती है मनोज कुमार सिंह, हाल की बात है, और रिकवरी नोटिस में कहा जाता है कि आपको जो 10 करोड़ रुपए दिए थे सब्सिडी के लिए दिए थे, आपने किसी और जगह उसका इस्तेमाल कर दिया, फंड डाइवर्ट किया है, 10 करोड़ रुपए वापस कीजिए। और चिट्ठी में लिखा होता है कि केशव मौर्य की सहमत से यह रिकवरी नोटिस दिया जाता है। लेकिन इसको हम स्टोरी ब्रेक करते हैं, हल्ला मचता है, और फिर इस नोटिस को रद्द करके मनोज कुमार सिंह को राहत दे दी जाती है। इस समय तक मनोज कुमार सिंह रिटायर हो चुके होते हैं, फिर भी उनको राहत मिल जाती है, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। और अब एक कहानी और देख लीजिए, केंद्र बनाम दिल्ली कैसे यूपी में चल रहा है। यह कहानी है डीजीपी पर ऐसा आर पार, यूपी में विपक्ष की सरकार। डीजीपी की नियुक्ति का जो फॉर्मेट है यूपी में, उसको भी उलट दिया जाता है। डीजीपी की नियुक्ति यानी कि यूपीएससी के जरिए होती है। यूपीएससी यानी कि केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग, और बाकायदा राज्य सरकारें पैनल भेजती हैं, और उस पैनल में से एक व्यक्ति को यूपीएससी की ओर से चुना जाता है, और वो स्थायी डीजीपी बनता है। यूपी में अंतिम स्थायी डीजीपी थे मुकुल गोयल साल 2022 में। उसके बाद से सारे कार्यवाहक डीजीपी हैं। क्यों? क्योंकि योगी सरकार पैनल ही नहीं भेज रही है। क्यों नहीं भेज रही है? क्योंकि कार्यवाहक का चुनाव तो उसे करना है, यानी कि वो डीजीपी को चुनने का जो पावर है अपने पास रखना चाहती है। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम राज्यों को बाकायदा नोटिस जारी किया जिन्होंने अपने अपने राज्यों में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति नहीं की है, और उसमें सारे विपक्ष के स्टेट थे। यूपी और उत्तराखंड था। उत्तराखंड ने, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, उत्तराखंड ने भी पैनल भेज दिया और बाकायदा यूपीएससी से वहां भी नियुक्ति होगी, मगर यूपी ने नहीं भेजा। अब बताइए बाकी स्टेट कौन थे? पंजाब सरकार विपक्ष की, तेलंगाना सरकार विपक्ष की, आंध्रा सरकार सहयोगी की, बीजेपी की सरकार वहां भी नहीं थी, पश्चिम बंगाल सरकार टीएमसी की। जो जो अपोजिशन के स्टेट थे वो कह रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, हम तो खुद करेंगे नियुक्ति, और इकलौता यूपी उसमें था जो कि अपोजिशन राज्यों के साथ खड़ा था कि डीजीपी की नियुक्ति हम करेंगे। और बाकायदा योगी सरकार ने कमेटी घोषित कर दी कि यह कमेटी करेगी नियुक्ति डीजीपी की। वो अधिकार दिल्ली यानी कि केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग के पास नहीं जाएगा। और आज भी यूपी में जो डीजीपी हैं राजीव कृष्णा, वो कार्यवाहक डीजीपी हैं। इसके पहले जो डीजीपी कार्यवाहक थे प्रशांत कुमार, वो रिटायर हो गए, अगला फिर कार्यवाहक डीजीपी आ गया, लेकिन यूपी से पैनल दिल्ली नहीं गया। ये कंटिन्यू चल रहा है दिल्ली बनाम लखनऊ। और अब ये आखिरी कड़ी है योगी आदित्यनाथ की मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार सिंह। हमने स्टोरी ब्रेक की कि बाकायदा
एक भगोड़ा राशिद नसीम, जिसके खिलाफ इंटरनेशनल रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। और बड़ी बात यह है कि ईडी छानबीन कर रही है, उसके खिलाफ यूपी में 550 के करीब एफआईआर हैं। और उस इंटरनेशनल भगोड़े राशिद नसीम, उसकी कंपनी, जुड़ी हुई कंपनी शाइन सिटी और साथ में भव्या ब्रॉडकास्टिंग, उससे करोड़ों रुपए ले लिए मृत्युंजय कुमार सिंह ने अपनी कंपनी में। यह हमने स्टोरी ब्रेक की थी। और मृत्युंजय कुमार सिंह ने मीडिया सलाहकार रहते हुए यह काम किया, योगी आदित्यनाथ की अपनी कंपनी बनाई। और हमारी स्टोरी के बाद इनको पद से हटा दिया गया। लेकिन पद से हटाने के बाद भी जानकारी इस बात की आई कि मृत्युंजय कुमार सिंह पद से तो हट गए हैं, लेकिन उसके बाद भी लोक भवन में बने हुए हैं। उनका ऑफिस जो का त्यों बना हुआ है, उनका तमाम जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। यहां भी सवाल उठा कि जब एक व्यक्ति को इतने गंभीर आरोपों में हटाना पड़ा है, और मृत्युंजय कुमार सिंह वो व्यक्ति जिन पर यहां तक आरोप लगे कि अपने ही नेताओं की टारगेट किलिंग करवाते हैं। आशीष पटेल ने खुल करके नाम लेकर आरोप लगाया कि टारगेट किलिंग कर रहे हैं ये लोग। इस सरकार के सहयोगी आशीष पटेल, संगठन की ओर से केंद्र को बताया गया कि सूचना टारगेट किलिंग करता है। इस सब के बाद भी मृत्युंजय कुमार सिंह को आज भी जो लोक भवन में दफ्तर है, खबरें ये क्लियर आती हैं, वहां से तस्वीरें आती हैं कि उनका ऑफिस आज भी सही सलामत है। इसे माना गया कि ये एक बार फिर से दिल्ली को आंख दिखाने की कोशिश है क्या। और इस सब के बीच में अब आते हैं शुरुआत में, जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी कि किस तरह से अभी का जो डेवलपमेंट हुआ है वो डेवलपमेंट हैरान करने वाला है। लखनऊ बनाम दिल्ली, योगी ने फिर जंग छेड़ दी कि 14 नवंबर जिस दिन बिहार में नतीजे आते हैं उसी रोज ये चिट्ठी जारी होती है। और मनोज कुमार सिंह, जिनका एक्सटेंशन नहीं हुआ होता है, जिनका एक्सटेंशन केंद्र ने मंजूर नहीं किया होता है, उनको बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन पर बिठा दिया जाता है। सवाल यह है कि आखिरकार इसके पीछे मंशा क्या है, सवाल यह है कि इसके पीछे की रणनीति क्या है, और सवाल यह है कि दिल्ली इस घटनाक्रम को किस चश्मे से देखेगा। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल भी बेहद महत्वपूर्ण है, और 2027 बेहद करीब है। इसलिए इस बात की भी संभावना है कि ये जो सवाल है, ये जो स्टोरी हम दिखा रहे हैं, ये हो सकता है इस पूरे मामले का जो लंबे समय से चला आ रहा है फाइनल चैप्टर हो जाए, यही निर्णायक सवाल बन जाए। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।